ओमान भी अपना एक गवादर बना रहा है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्वालिटी ऑफ रोड्स हैं और जो रोड नेटवर्क है वो दुनिया में 8th रैंक करता है। ओमान क्यों खुल रहा है? तो उस खुलने के में एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो फैक्टर दुकुम पोर्ट का गवर्नमेंट रिलाय कर रही है आगे बढ़ने के लिए। उसमें एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो दुकुम पोर्ट का है। कुवैत ने $9 बिलियन की रिफाइनरी अब कितने साल हो गए ना दुबई के पोर्ट को डेवलप हुए। पहले कभी इनको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि हम क्यों इस पोर्ट को डेवलप करें, क्योंकि ईरान का कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा से है। चाइना को $10 बिलियन खर्च करेगा दुकुम पोर्ट के। उनका बेल्ट एंड रोड का जो प्रोजेक्ट है उसका पार्ट है दुकुम पोर्ट। तो तकरीबन कोई 24 कंट्रीज $85 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। इंडिया का जिंदाल शदीद का शायद नाम सुना हो आपने। $3 बिलियन का ग्रीन स्टील का प्रोजेक्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग लास्ट ईयर हो चुकी है। सऊदीज आ रहे हैं पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाने के लिए। कनाडा आ रहा है ग्रीन स्टील लेके। कतर की जो फीफा में बसें यूज हुई हैं वो दुकुम से गई, क्योंकि जीसीसी जो है ये सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे शेंगेन ईयू है। ओवरऑल अगर हम नेक्स्ट 10 ईयर्स को प्रोजेक्ट करते हैं तो जो एडॉप्शन है ईवी की वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो फिर ऑफ कोर्स ऑयल का जो रिलायंस है वो पूरी दुनिया में कम होगा। तो उनकी सिग्निफिकेंस स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रिस्टीन बीचेस हैं। चीपेस्ट एंड क्विकेस्ट रेजिडेंसी लेनी है जीसीसी कंट्री में तो वो ये अपॉर्चुनिटी है। $67 विद इन लाइक 1 ईयर आपको रेजिडेंसी मिल सकती है और उस रेजिडेंसी के बेस के ऊपर आप पूरे ओमान में कहीं भी रह सकते हैं। ओके एवरीबॉडी, वेलकम जॉइनिंग बैक अगेन ऑन दिस पॉडकास्ट। आज हमारा जो टॉपिक है वो ओमान के हवाले से ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि हमने पिछली पॉडकास्ट में हमने डिस्कस की थी जो ओमान की जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जिस तरह से डेवलप हो रही है और किस तरह से वहाँ पे फॉरेनर्स जो हैं अब वो आ रहे हैं, क्योंकि ओमानी गवर्नमेंट ने उसको ओपन कर दिया है फॉरेनर्स के लिए कि वहाँ जाके आप फ्री जोन में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं और ना सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं बल्कि प्रॉपर्टी के साथ आप रेजिडेंसी भी हासिल कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है तो ओमान से रिलेटेड, लेकिन रेजिडेंशियल रियल एस्टेट से थोड़ा सा हट के है क्योंकि हम आज एक्सप्लोर करेंगे जो कि एक नया सी पोर्ट बनने जा रहा है ओमान में दुकुम के नाम से। उस पे हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे मोहसिन भाई से कह के कि भाई वहाँ क्या चल रहा है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे हैं इन्वेस्टर्स के लिए और उसका इम्पैक्ट क्या आएगा जीसीसी कंट्रीज़ पे गोइंग फॉरवर्ड। अगर हम अगले 5 से 10 साल की प्लानिंग करते हैं तो क्या वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो उस पे आज हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। तो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड और विदाउट फर्दर डू हम जंप इन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम यासीन, आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। तो जो हमारी पिछली पॉडकास्ट थी जिसमें हमने रेजिडेंसी और सिटीजनशिप की जो न्यूज़ थी उस पे बात की थी, तो उस पे काफ़ी लोगों ने एक्साइटमेंट दिखाई है और ओवर 5000 व्यूज़ अब तक हो चुके हैं। तो क्यों ना हम उसी को कंटिन्यू करें और आज हम थोड़ा-सा एक डिफरेंट एंगल से कवर करते हैं कि भाई रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट तो ठीक है, एक एंगल है, एक और दूसरा एंगल भी है जिसके ज़रिए आप रेजिडेंसी हासिल कर सकते हैं ओमान में। तो इस पे हम बात करते हैं। तो पहले तो बताइए कि आपने तो गवादर से शुरू किया था अपना जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का जर्नी है। तो गवादर से दुकुम, ये दुकुम की जो कहानी है क्या है, थोड़ा-सा इस पे एक्सप्लेन करें? यार जैसे कि लोगों ने पहले शायद देखी हो पॉडकास्ट, तो उसमें मैंने बताया था कि वही गवादर से हम स्टार्ट हुए। और जब हमें लगा कि गवादर में कुछ खास जान नहीं है, तो मेरा ओमान काफ़ी आना जाना हो रहा था उस ज़माने में, तो मैंने वहाँ जिक्र किया कि गवादर का। तो उन्होंने कहा कि यार अच्छा, ओमान भी अपना एक गवादर बना रहा है। तो हम दुखे हुए थे गवादर के। हमने कहा हैं, ओमान गवादर बना रहा है? कहते हाँ, यहाँ पे एक दुकुम पोर्ट बन रहा है। तो हमने, मेरा कज़न था वहाँ पे, उसके साथ फिर हम सुबह-सुबह में खासे 4-5 बजे निकले। 5 साढ़े 5 घंटे की ड्राइव थी मस्कत से, और फिर हम वहाँ पहुँचे और फिर हमने जो है वहाँ एक्सपीरियंस किया। अच्छा, वो देख के मुझे ऐसा लगा, और मैं सबको ये बता रहा हूँ कि प्रोबब्ली ऐसे ही होगा कि 200 साल पहले कराची जो है वो पोर्ट सिटी अगर बन रहा होगा तो प्रोबब्ली ऐसे ही बन रहा होगा। लेकिन फ़र्क ये था कराची का और यहाँ का, वो ये कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इन्होंने डिप्लॉय किया हुआ है, वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी बहुत रिसेंटली पता चला है कि ओमान का जो रोड नेटवर्क है, जो क्वालिटी ऑफ रोड्स हैं और जो रोड नेटवर्क है, वो दुनिया में 8th रैंक करता है। 8th 8 अच्छा। रैंक करता है हुँ। ओमान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। क्योंकि जब भी मैं वहाँ होता था, मैं हमेशा उसको बड़ा एन्जॉय करता था। मैं कहता था यार, इनकी सड़कें कितनी ज़बरदस्त बनी हुई हैं, इनके ब्रिजेस कितने ज़बरदस्त बने हुए हैं। इन्होंने बड़ा कमाल काम किया। और माउंटेन्स हैं, अल हज़ार माउंटेन्स हैं इनके पास, तो वो आसान नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर डिप्लॉय करना ऐसी जगह पे ना, पहाड़ हुँ। काट-काट के इन्होंने इन्होंने बनाई ये चीज़ें। तो वो फिर जब रिसर्च की तो पता चला कि ये 8th रैंकिंग के ऊपर है। तो वो इन्होंने उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दुको में डिप्लॉय किया हुआ था उस वक़्त। अम, और मैं ये कब बड़ा की बात हैरान है?
जब आपने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, कब की यार ये बात है ये? 2018 की बात है, जब अच्छा, मेरा यानी कि जाना हुआ था। ऑलमोस्ट 7 साल हो चुके हैं इस बात को भी। जी, ऑलमोस्ट हुँ, 7 साल हो चुके हैं और उस तो फिर वक़्त तो उस वक़्त से लेके अब तक काफ़ी डेवलपमेंट और हो चुकी होगी ना? दुकम इज़ माय हुँ, बेबी। दुकम को मैं ग्रो करते हुए देख रहा हूँ। और मेरे ख्याल में ये जो आपकी 2018 से बैकग्राउंड पिक्चर है, ये उसी की है, दुकान उसी की ही है? पोर्ट की है और पुरानी पिक्चर है ये, हुँ, क्योंकि अब तो पोर्ट ऑपरेशनल हो गया है। तो एवरेज में देख रहा था कोई पिछले 2 ढाई सालों के अंदर कोई 2500 वेसल जो है वो विजिट कर चुका है दुकुम पोर्ट को। और हुँ, मैं पहले ज़रा मैप खोलूँ ताकि लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकेशन मैटर करती है इसके अंदर। हुँ, तो लोगों को जिनको थोड़ा-सा आइडिया है, कराची ये रहा, गवादर ये रहा। आपको मेरा स्क्रीन हुँ। नज़र आ रहा है? जी, जी। आ रहा है। और ये है दुकुम पोर्ट। हुँ, ये ओमान है, सऊदी अरेबिया, यूएई, यमन और ये दुकुम पोर्ट। अब इसकी जो सिग्निफिकेंस है ना दुकुम पोर्ट की, वो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस। ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुस है, हुँ, ये बहुत ही सेंसिटिव स्ट्रेट है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईरान और ये जो अरब नेशंस हैं यहाँ पे, ऑयल रिच हुँ, अरब नेशंस, उसकी वजह से यहाँ पे जो इंश्योरेंस है वो बहुत हाई होती है। और जब भी ईरान को प्रेशर देना होता है इस रीजन के अंदर, तो वो स्ट्रेट हुर्मुस को यूज करता है उस प्रेशर के लिए। हुँ, तो अब तेल तो बहुत निकलता है, इराक का तेल, कुवैत का तेल, सऊदी अरेबिया का तेल, बहरीन का तेल, कतर की गैस, यूएई का तेल, लेकिन निकलता इस स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से है। तो तकरीबन कोई हुँ। ट्रिलियन डॉलर का ट्रेड रूट है ये। और मेरे पास इसकी एक वो है, थिंक। तो वो बेसिकली इस थ्रेट को जो है वो न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं ना, अगर आप दुकान को एब्सोल्युटली, यूज़ करें। एब्सोल्युटली। और इस उसके लिए जितनी भी जीसीसी कंट्रीज़ हैं, उनको आपस में कोलैबोरेट करना पड़ेगा, अगर उन्होंने ओमान का पोर्ट यूज़ करना एब्सोल्युटली, है ना? क्योंकि ये जीसीसी जो है, क्योंकि ऑलरेडी इनकी काउंसिल बनी हुई है जीसीसी की, तो हुँ, इनके लिए इनको इन्फ्लुएंस करना कि तुम हमारा पोर्ट यूज करो आसान है। मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशंस की थी इसके ऊपर, तो तकरीबन 770 बिलियन डॉलर का ट्रेड रूट है ये, इंक्लूडिंग पर ईयर हुँ, पर ईयर का, इंक्लूडिंग 100 बिलियन डॉलर की ट्रेड ऑफ जबल पोर्ट जो कि यहाँ पे मौजूद है। तो हुँ, इसका स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से बाहर होना जो है, वो इसकी इसकी की स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। स्ट्रेटेजिक हाँ, लोकेशन है। लेकिन इसमें सवाल ये बनता है कि ये तो ऑब्वियसली हमें नज़र आ रहा है कि ये तो एक बहुत एडवांटेज है ओमान के लिए कि वो इस पोर्ट को यूज़ करे, और तमाम जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं, जैसे कि अ, कुवैत खैर उस पे है, लेकिन ऑफ कोर्स उसको जाना तो वहीं से पड़ेगा, तो वो ईज़िली यूज़ कर सकता है। तो अभी तक क्यों नहीं यूज़ किया उन्होंने? If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and it allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. बहुत अच्छी बात है। देखें, जब इन्होंने इसको स्टार्ट किया था ना, तो वो पीरियड था कोई 2011 में इन्होंने अनाउंस किया था कि हमें Hmm. जो है वो दुकुम पोर्ट को डेवलप करना है। आपको याद हो मैंने पहले मेंशन किया था कि 2010 से लेकर 2020 तक सुल्तान काबूस को कैंसर था और वो तकरीबन 5 साल मुल्क से बाहर रहे। तो 10 साल एक तरह से लीडरशिप 50% रही उस कंट्री में और 50% Hmm. बाहर रही। अब क्योंकि लीडरशिप ही नहीं थी, तो जो एग्रेसिवनेस होती है प्रोजेक्ट्स को पुश करने की, वो Hmm. मौजूद नहीं थी। और दूसरी 2014 के अंदर जो है ना, जो ये प्रॉपर्टी प्राइसेस गिरी थी, सॉरी प्रॉपर्टी प्राइसेस कह रहा हूँ, ऑयल प्राइसेस गिरी थी, तो ओमान की सिचुएशन काफी खराब हो गई थी। और उसके Hmm. बाद ओमान को लोन लेना पड़ा था तकरीबन 2020 तक।
तो जो लोन टू जीडीपी रेशो है तकरीबन 70% तक का पहुंच गया था। तो एक तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़ा हुआ था इनके साथ, दूसरा लीडरशिप मौजूद नहीं थी। इस वजह से इन्होंने स्पोर्ट को इतना पुश नहीं किया, ऑल्दो कि डेवलपमेंट इन्होंने स्टार्ट करा दी थी, लेकिन एग्रेसिव पुश नहीं था। जो पुश मुझे नजर आ रहा है, अगर मैं रिसेंट बातचीत करूं, तो वो मुझे पुश नजर आ रहा है अब अपने उससे क्या कहते हैं, जब से नए सुल्तान ने टेक ओवर किया है 2020 अच्छा। में। और जैसे ही नए सुल्तान ने टेक ओवर किया, ऑब्वियसली कोविड आ गया पीछे, ओमान की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं, तो उन्होंने वो सारे रिफॉर्म स्टार्ट कर दिए। हम लास्ट पॉडकास्ट में भी डिस्कस कर चुके हैं कि ओमान क्यों खुल रहा है। तो उस खुलने के में एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है, वो फैक्टर दुकुम पोर्ट का भी है। यानी जिस पिलर के ऊपर गवर्नमेंट रिलाय कर रही है आगे बढ़ने के लिए, उसमें एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो दुकुम पोर्ट का है। पहले जो पुराना पोर्ट था वो था मथुरा का, मस्कत का। वो पोर्ट इन्होंने बंद कर दिया। अब सिर्फ वहां पे जो क्रूज लाइनर्स हैं, जो टूरिस्ट को लेकर आते जाते हैं, सिर्फ वो डॉक करेंगे वहां पे। बाकी जो पोर्ट पे आप फोकस इंक्रीज होगा, क्योंकि मस्कत का पोर्ट बंद हो गया है, वो दुकुम है, और सोहार का पोर्ट है। सोहार का पोर्ट भी थोड़ा स्टेट ऑफ हुर्मुज के अंदर तरफ की तरफ है, अच्छा। लेकिन दुकुम का पोर्ट नीचे। तो ओमान इतना सीरियस है कि उसने मस्कत का पोर्ट बंद कर दिया अपना, दुकुम दुकुम के लिए। अच्छा, फिर लोग ये भी कहते हैं कि यार इनका तो सलाला का पोर्ट भी है, तो सलाला का पोर्ट भी तो पहले था, तो ये दुकुम पोर्ट बनाने की क्या जरूरत थी। अच्छा, आपको पता है सलाला का पोर्ट जो है वो करीब है यमन के। यमन से। अब आप जा रहे हैं इंटरनेशनली और आप कह रहे हैं कि भाई आइए हमारे पोर्ट पे इन्वेस्टमेंट कीजिए। अब जैसे ही मैप खुलेगा, आप क्या देखेंगे? सलाला। और सलाला के साथ क्या देखेंगे? यमन। और जब आप यमन देखेंगे तो फिर आप क्या सोचेंगे कि यार ये तो बड़ा वो तो अभी से रिस्की रॉकेट पोर्ट मार हो रहा जाएगा, है। हमारे लिए बड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। बिल्कुल। तो इसलिए अगर आप दुकुम को देखते हैं, तो दुकुम इज राइट इन द सेंटर हुँ, ऑफ ओमान, यानी मस्कत और सलाला के बिल्कुल बीच में है, तकरीबन 550 किलोमीटर दूर। और इसका एक्सेस भी शॉर्टेस्ट रूट है यहां से, अगर हम देखें। अच्छा, अब आपने ये भी कहा था कि ये इन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया। कुवैत ने $9 बिलियन की रिफाइनरी लगा दी है दुकुम के अंदर, दुकान में। कुवैत। और उसका सुल्तान हेतम ने लास्ट ईयर फरवरी में इनॉग्रेशन कर दिया। ओमान 9 बिलियन रिफाइनरी कुड बेनिफिट एज रेड सी डिसरप्शन। जैसी ये रिफाइनरी खुली है, वैसे ही ये फुल कैपेसिटी पर रन होना शुरू हो गई थी, क्योंकि सारे जहाज आके आके खड़े हो गए थे यहाँ। हाँ, नहीं, मेरा मेरा क्वेश्चन ये था कि अब कितने साल हो गए ना दुबई के पोर्ट को भी डेवलप हुए हुए। तो पहले कभी इनको ये ख़्याल क्यों नहीं आया कि हम क्यों इस पोर्ट को डेवलप करें? क्योंकि ईरान का कॉन्फ्लिक्ट तो हमेशा से है। सुल्तान काबूस को अपनी पोजीशन न्यूट्रल रखनी थी। उन्होंने अपनी हुँ, रिलेशनशिप्स को कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए यूज किया। उस कंट्री ने 50 साल में अपने आप को हुँ, पोजीशन किया है एज अ न्यूट्रल एंटिटी। हुँ, जब न्यूट्रल एंटिटी आप अपने आप को पोजीशन करते हैं, तो आप फेवर्स नहीं एक्सेप्ट करते और ना किसी को देते हैं, क्योंकि अगर आप इस तरह से करना शुरू करेंगे, तो फिर आपको इन्फ्लुएंस होना होना पड़ेगा। हुँ, तो ये जो सोच आई थी, ये सोच तो इराक ईरान जंग में आई थी। ये सोच जो है कि दुकुम यूज करना चाहिए ये पोर्ट साइट के ऊपर, ये आई थी सोच ईरान इराक जंग, लेकिन उन्होंने इसको ज्यादा पुश नहीं किया था। और दूसरी ये कि जो लीडरशिप उस पीरियड के अंदर थी, वो लीडरशिप अब नहीं है। जिस लीडरशिप ने स्टार्ट किया हुँ, था, वो लीडरशिप अब नहीं है। अब वाकई जरूरत पड़ गई है एक्टिव करने की, क्योंकि चारा नहीं है, अब हाँ, ये तो करना ही करना पड़ेगा। ईरान का थ्रेट जा नहीं रहा। तो अब इस जगह को हर सूरत में यूज करना है। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, लॉजिस्टिक्स पे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ चाइना के अंदर जब कोविड आया, हुँ, और दुनिया में बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई थी बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन इश्यूज फ्रॉम चाइना। तो जो चाइना से पहले, सॉरी, कोविड से पहले जो हमारा डिस्कशन होता था, वही होता था कि जी अपनी फैक्ट्री बंद करो, चाइना में फैक्ट्री खोलो। अपनी फैक्ट्री बंद करो, चाइना में फैक्ट्री खोलो, या किसी चाइनीज फैक्ट्री के साथ एग्रीमेंट कर लो। हर जो था फैक्ट्री ओनर, वो यही सोच रहा होता था। जैसे ही कोविड आया, प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो सबके सब वापस स्टार्ट हो गया कि भाई वहां से फैक्ट्रियां निकालो। तो वहां से फैक्ट्रियां निकालो। तो अब मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शिफ्ट हो रही है। इवन हुँ, चाइना को $10 बिलियन खर्च करेगा दुकुम पोर्ट के ऊपर। चाइना खुद, उनका बेल्ट एंड रोड का जो प्रोजेक्ट है, उसका पार्ट है दुकुम पोर्ट। और उसकी वजह से, चाइना की वजह से,
यूके ने अपना ट्रेनिंग कैंप खोल लिया है वहां पे दुकुम के अंदर। यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर्स उसको विजिट कर रहे हैं हर कुछ महीनों के बाद उस लोकेशन को। तो स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी बड़ी क्रिटिकल है मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये गेटवे है पूरा का पूरा मिडल ईस्ट के लिए, अफ्रीका के लिए, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने थोड़ा सा स्कैन किया था इंटरनेट के ऊपर, तो तकरीबन कोई 24 कंट्रीज $85 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं दुकुम के ऊपर आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर, जिसमें रिफाइनरी ऑपरेशन हो चुकी है। इंडिया का जिंदाल शदीद का शायद नाम सुना हो आपने, बहुत बड़ा स्टील मेकर्स हैं। उनका उनका $3 बिलियन का ग्रीन स्टील का प्रोजेक्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग लास्ट ईयर हो चुकी है। सऊदीज आ रहे हैं पेट्रोकेमिकल प्लांट लगाने के लिए, इस साल एक्सपेक्टेड है कि वो उनकी ग्राउंड ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाएगी। फिर कनाडा आ रहा है ग्रीन स्टील लेके। कतर की जो फैक्ट्री है उसकी ऑटोमोबाइल की, जो फीफा में बसें यूज हुई हैं, वो दुकुम से गई थी कतर के अंदर। तो इस वक्त इतना इंपॉर्टेंट ये पोर्ट है, और ऑब्वियसली ये भी एक पॉइंट निकलता है कि जी जबल अली का तो कंपटीशन, तो मैंने उस वक्त भी उनसे कहा था कि दरअसल जबल अली को ना जो मैनेज करते हैं वो डीपी वर्ल्ड वाले करते हैं, दुबई पोर्ट्स वर्ल्ड, और मोर देन 70 पोर्ट्स को वो मैनेज कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। इवन जो ये पी एंड ओ वाली कंपनी है, ये उसको ओन करते हैं वो। तो वो दे आर द किंग्स, ये वो लोग हैं जो चाइना से कॉम्पीट करते हैं। तो कुछ डीपी वर्ल्ड को छोटी मोटी चीज नहीं है। तो वो उनके लिए दुकुम पोर्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट ये कि इवेंचुअली वो आ जाएंगे साथ काम करने के लिए, क्योंकि कोई फायदा थोड़ी है उस कंपटीशन का, क्योंकि जीसीसी जो है वो अब एक तरह की सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे शेंगन है या ईयू है का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए अब जो नए सुल्तान आए हैं वो जब भी बाहर जाते हैं बिजनेस डील लेके आते हैं, जब भी बाहर गए बिजनेस डील लेके। इवन अभी लास्ट ईयर यूएई गए हुए थे, तो कोई $128 बिलियन बिलियन दरहम्स की डील्स साइन की हैं इन्होंने इनके साथ। तो पहली दफा ओमान जो है वो अपनी रिलेशनशिप्स को एक टेंजिबल रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर रहा है। ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, इससे पहले नहीं हुआ था। इतना सीरियसली नहीं हुआ था। और क्यों नहीं हुआ था सर? वो जब तक तेल था तो सभी एंजॉय कर रहे थे ना। अब तेल, जब मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि तेल तो जा रहा है, हमें तो चेंज करना है, तो जब बिग ब्रदर ऑफ जीसीसी कह रहा है कि हमें तो चेंज करना है, तो जितने छोटे ब्रदर्स हैं वो क्या करेंगे? वो चाहे ना चाहे क्या करेंगे? वही करेंगे जो बिग ब्रदर कर रहा है। तो सऊदी अरेबिया का जो पुश आया हुआ है ना उस रीजन के ऊपर, वो बहुत बड़ा ट्रिगर है लोगों को स्पीड अप करने के लिए कि इस अपॉर्चुनिटी का हमें फायदा उठाना चाहिए जो सऊदी अरेबिया ने हमें पुश किया है। क्योंकि अगर इस अपॉर्चुनिटी का हमने फायदा नहीं उठाया तो वी विल बी द लूजर्स। हम बहुत कुछ लूज लूज कर जाएंगे। तो अब जो नई लीडरशिप आई हुई है वो बिल्कुल अलाइंड है इन चीजों के साथ कि हमें अपना, इवन इनका 2040 का जो जो वो है विजन है, उसमें ये 70% अभी तो ऑयल डिपेंडेंट है, 70 से 10% पे जाना है इनको, 10% पे। 90% इनको नॉन ऑयल करना पड़ेगा ना, क्योंकि जिस तरह इकोनॉमी से इकोनॉमी ग्रीन एनर्जी, चाहिए। हाँ, जो ग्रीन एनर्जी डेवलप हो रही है, ईवीज़ क्रिएट हो रही हैं, और फिर साथ में उनकी डिप्लॉयमेंट भी बढ़ रही है ना। पहले आज से 10 साल पहले ईवीज़ आपको बहुत कम नज़र आती थी सड़कों पे, अब तो बहुत ज़्यादा नज़र आती हैं। फिर उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, चार्जिंग स्टेशन बन रहे हैं, तो ओवरऑल अगर हम नेक्स्ट 10 ईयर्स को प्रोजेक्ट करते हैं, तो जो एडॉप्शन है ईवी की वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो फिर ऑफ कोर्स ऑयल का जो रिलायंस है वो पूरी दुनिया में कम होगा, तो वो तो उनके पास चॉइस ही नहीं है। और ओमान जो है वो सिग्निफिकेंटली इन्वेस्ट कर रहा है हाइड्रोजन पे। वो अपने हुँ, आप को टॉप 10 एक्सपोर्टर जो है उस लिस्ट में देखना चाहता है हाइड्रोजन की। तो उसने तकरीबन कोई $22 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं बीपी के साथ, शेल के साथ। और दुकुम उनका जो है वो मेजर हब है। वो ये कह रहे हैं कि जी इवन 90% जो एनर्जी हम यूज करेंगे वो सारी की सारी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेस से आ रही होगी, हुँ। क्योंकि लैंड की तो इनके पास वहां कमी है ही नहीं। एडिशनल चीज, मिडिल ईस्ट का पहला स्पेस पोर्ट दुकुम में बन रहा है, बन चुका है, अच्छा, बल्कि रॉकेट भेज चुके हैं एक लास्ट ईयर। इस अच्छा, ये साल, मुझे पता नहीं था। हाँ इस साल और रॉकेट। तो यूएस इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट पोर्ट, क्योंकि यूएस स्पेस का सिलसिला है। हुँ, और उसकी लोकेशन है वो बिल्कुल वही लोकेशन है जो
टेक्सास की है, फ्लोरिडा की है, जहां से ये भेजते हैं ना, बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ से भेजते हैं, हम्म क्योंकि होता है। तो ओमान की भी एग्जैक्टली वहीं पर है। तो इस साल भी इनके प्लान्स हैं रॉकेट रॉकेट भेजने के, और ये दुकुम में इतलाक नाम है उस एंटिटी का, और वो स्टैब्लिश हो चुकी है। सो हम्म दुकुम की सिग्निफिकेंस स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, दुकुम की सिग्निफिकेंस फिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दुकुम की सिग्निफिकेंस हाइड्रोजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दुकुम की सिग्निफिकेंस मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दुकुम की सिग्निफिकेंस फिर टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि प्रिस्टीन बीचेस हैं वहां का। टेम्परेचर, यानी हमें सुबह सुबह जून में जब हम गए, ठहरे भी थे, हम कह रहे थे कितना अच्छा मौसम है, बिल्कुल गर्मी नहीं है सुबह सुबह। तो वेदर क्योंकि डिफरेंट है, लोकेशन इसकी डिफरेंट है, तो मस्कत से और बाकी जगहों से वेदर बहुत बहुत फर्क हम्म, है। इसका टेम्परेचर इसका काफी काफी डाउन हाँ। है। और पिछली मेरे ख्याल में 1-2 पॉडकास्ट में बात भी की थी कि सलाला का भी वेदर काफ़ी डिफरेंट है। सलाला का वेदर बिल्कुल यानी कि ग्रीनरी है वहाँ पे, बारिश ज़्यादा होती है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो मस्कत से काफ़ी डिफरेंट है। वो उसका फर्क ये है कि जब खरीफ सीजन आता है ना, तो वहाँ पहाड़ होते हैं, तो हुँ, वो फिर बादल रुक जाते हैं वहां पे, हाइट्स हैं, तो बादल रुकते हुँ, हैं, तो वहां वेदर पूरा चेंज हो जाता है, पूरी पूरी जमीन ग्रीन हो जाती है, और फिर हुँ, वाटरफॉल्स हैं और सब कुछ है। लेकिन वो सिर्फ खरीफ में होता है, हुँ, बाकी साल नहीं होता। वो सिर्फ खरीफ सीजन, तो इस वक्त खरीफ राइट। सीजन में जैम पैक होता है, ट्रैफिक भरा हुआ होता है वहां पे। हुँ, हुँ, प्राइसेस को 4 टाइम्स इंक्रीज हुई हुई होती हैं, क्योंकि सारा जीसीसी जो है वो फिर सलाला में होता है। वहीं पे होता सब है, हाँ, सब भागते हैं वहां पे खरीफ, क्योंकि ठीक है, इतनी शदीद गर्मी होती है वहां की। सही सो है। सो मिडल ईस्ट अफ्रीका का लार्जेस्ट फ्री जोन है ये, 2000 हुँ, स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और वेरी वेरी हाई पोटेंशियल। जैसे हुँ, मैंने कहा $85 बिलियन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 5 से 10 सालों के अंदर। सही। चलें, ये तो हमने बात कर ली कि वहाँ पे हो क्या रहा है, क्यों इतनी अटेंशन दी जा रही है दुकान को। अब आप एक एवरेज इन्वेस्टर को बताएं कि वहाँ पे उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टमेंट करने की। और हमने मेरे ख्याल में पिछली एपिसोड में बात की थी कि दुकम एक क्विकेस्ट वे है रेजिडेंसी लेने का, क्योंकि यहाँ पे आप अगर कोई इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट करते हैं या ऑफिस स्पेस भी ले लेते हैं, तो उसकी बेस पे भी आपको रेजिडेंसी मिल जाती है। तो पहले तो आप थोड़ा सा उसकी गाइडलाइंस बता दीजिए कि अगर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के ज़रिए रेजिडेंसी लेनी है तो क्या तरीका है उसका, और उसका जो बॉटम प्राइस फ्लोर है वो क्या है, और फिर आगे हम चलते हैं कि मज़ीद और क्या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे हैं। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below. Book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out. अच्छा, ऑब्वियसली क्योंकि फ्री जोन है, अब इस वक्त बहुत अर्ली डेज के अंदर है, अट्रैक्ट करना चाहता है इन्वेस्टर्स को, अर्ली बर्ड इन्वेस्टर्स को। तो उसने किया ये है कि उसने कहा है कि जी आप आइए यहाँ पे, और प्रॉपर्टीज अगर आप खरीदते हैं तो उस प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट हम आपको रेजिडेंसी ऑफर करते हैं। अच्छा, अब ऑब्वियसली क्योंकि बिल्कुल नई जगह है, तो जो प्राइस पॉइंट है इसका मस्कत से, वो तकरीबन 40% कम है। इवन जो ऑफिस स्पेसेस हैं, वो $67,000 से आपको जो है वो रेजिडेंसी ऑफर करते हैं वो। तो ये इस वक्त चीपेस्ट रेजिडेंसी ना सिर्फ ओमान में, बल्कि पूरे जीसीसी के अंदर है। हम्म, तो ये तो यानी कि आप कह रहे हैं कि $67,000 अगर कोई खर्च करे, इन्वेस्ट करे दुकम के अंदर, चाहे वो छोटा सा एक ऑफिस स्पेस ही क्यों ना हो, तो उसकी बेस पे आपको 2 साल का रेजिडेंस परमिट मिल रिन्यूएबल जाएगा। 2 साल का हम्म, रेजिडेंस आपको तो मिल एज जाएगा, लॉन्ग एज आपको और आप आपकी उस फैमिली को। हाँ, अच्छा, फैमिली भी शामिल है उसमें, जी यानी जी, कि फैमिली फैमिली में शामिल है। आपके इमीडिएट यानी कि फैमिली में बीवी और बच्चे तो होंगे, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें? जी, दरअसल इनके कुछ लॉज जो हैं वो चेंज हो रहे हैं उसके, हुँ, लेकिन ये है कि जो आपकी फर्स्ट कहते हैं ना, वो फर्स्ट ब्लड वाली जो फैमिली है, वो इंक्लूडेड है, क्योंकि जो इस वक्त ओमान के अंदर जो इमिग्रेशन कंट्रोल करती है, वो एक एंटिटी करती है, उसका नाम है रॉयल ओमान पुलिस, आरओपी। हुँ, तो आरओपी ऑब्वियसली मस्कत के अंदर क्योंकि काफी ज्यादा मेच्योर हो चुकी हैं वो चीजें, जो हम बता रहे थे कि उसमें पेरेंट्स भी इंक्लूडेड हैं और वो भी इंक्लूडेड हैं। इनके लॉज थोड़े से अभी डिफरेंट हैं, लेकिन वो चेंज हो रहे हैं।
तो उसमें फिर ऑब्वियसली पेरेंट्स भी एड अप हो जाएँगे, लेकिन अभी जो है वो आपकी फैमिली जो है वो इंक्लूडेड है। तो सुनने वालों के लिए ये एक खबर है बहुत बड़ी कि आप $67,000 इन्वेस्ट करके दुकुम में रेज़िडेंसी ले सकते हैं ओमान के लिए और ये रेज़िडेंसी पूरे ओमान में कवर होगी। यानी कि फिर आप भले ही आपने इन्वेस्टमेंट दुबई में की है, ज़रूरी नहीं है कि आप वहीं पे रहें। आप मस्कत में रह सकते हैं, आप सलाला में रह सकते हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं उस रेज़िडेंसी वीज़ा की बेस के ऊपर। क्योंकि वो एक सिंगल एंटिटी है ना, तो वो तो हुँ, आपको आपको ओमान का रेज़िडेंस वीज़ा मिल रहा है। आपको दुकुम का रेज़िडेंस वीज़ा नहीं मिल रहा। हुँ, तो आप कहीं पे भी रह सकते हैं उसको। और लोगों ने बहुत सारे जो ओमान के अंदर लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब्स कर रहे हैं, उन्होंने दुकुम में इसलिए इन्वेस्टमेंट की है कि इन केस अगर उनकी जॉब चली जाती है या इन केस अगर उनका बिज़नेस आगे पीछे होता है, तो कम से कम ओमान छोड़ के ना जाना हाँ, पड़े। तो इसलिए। तो अब उसमें जो एक ऑब्वियसली थोड़ा-सा ये लॉन्ग टर्म है, क्योंकि वो डेवलप हो रहा है, तो आपको उसको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप उसको सेल करना चाहते हैं, तो आइडियल टाइम सेल करने का आफ्टर 5 इयर्स है, हुँ, 2030 के बाद की बात है। लेकिन इन द मीन टाइम अगर आप सेल करना चाहते हैं, तो आप उसको सेल नहीं कर पाएँगे क्योंकि मार्केट अभी बहुत ही अर्ली स्टेज के अंदर है। तो ये कि ऑब्वियसली प्राइस उसकी कम है, लेकिन चैलेंजेस हैं कुछ उसके उसके साथ, और ये हर प्रॉपर्टी के साथ होता है, किसी न किसी तरह के चैलेंजेस होते हैं। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपके कौन से ऑब्जेक्टिव जो हैं वो मीट कर रहा है। तो अगर आप उसको इस स्केल पे डालेंगे कि मुझे रेजिडेंसीज कौन-कौन से कंट्रीज ऑफर कर रहे हैं, किस-किस प्राइसेस पे कर रहे हैं, और मैं सिटीजनशिप की बात नहीं कर रहा ऑब्वियसली, सिर्फ रेजिडेंसीज की बात कर रहा हूँ, तो उसमें दुकुम जो है वो सबसे चीपेस्ट निकल कर आएगा आपके सामने। क्योंकि मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ और कुछ लोगों को मैं फ़ॉलो भी करता हूँ, वो भी इस तरह के ऑप्शंस लोगों को दे रहे होते हैं कि भाई आप कैरिबियन में सिटीज़नशिप ले लें या आप हंगरी में जो है वो रेज़िडेंसी ले लें और 3 साल गुज़ारते हैं, 4 साल गुज़ारते हैं, फिर आपको सिटीज़नशिप मिल जाती है। तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मल्टीपल ऑप्शंस की ज़रूरत रहती है, चाहे वो टैक्स पर्पसेस के लिए हो या फिर दूसरी आपकी वजूहत होती हैं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। तो वो चाहते हैं कि उनके पास बैकअप में 1 या 2 ऑप्शन ऐसे हों जहाँ पे जाके वो रह सकें। तो दुकुम एक एक चीपेस्ट ऑप्शन आपको प्रोवाइड कर रहा है कि आप $67,000 दें और उसकी बेस के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट के थ्रू रेज़िडेंसी ले सकते हैं, वो भी 2 साल की जो कि रिन्यूएबल है। एज़ लॉन्ग एज़ आप उस प्रॉपर्टी को रखते हैं अपने नाम पे, तो वो आपका रेज़िडेंसी जो है वो रिन्यू होती रहेगी। और ना सिर्फ़ आपकी बल्कि आपके बच्चों और आपकी वाइफ़ की भी। फिर प्लस 0% टैक्स ऑन कैपिटल एप्रिसिएशन। हुँ। फिर वैट नहीं है। अच्छा वैट वैसा नहीं है? मस्कत में वैट है, यहाँ वैट हुँ। नहीं, देयर इज़ नो वैट, नो 5% वैट। अच्छा, मस्कत में है, यहाँ नहीं है, तो ये मतलब सिटी वाइज़ उन्होंने वैट अप्लाई किया है? ये तो फ्री ज़ोन है ना। हुँ। जो फ्री ज़ोन है ना, उनको ये एक अलग कंट्री की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा, तो हर क्या जगह थोड़ा-सा बता फ्री। दीजिए ऑडियंस के लिए कि फ्री ज़ोन में और जो नॉर्मल एरियाज़ हैं मस्कत में, क्या फ़र्क है दोनों में? सिर्फ मस्कत ओमान में ही नहीं, बल्कि ओवरऑल अगर आप किसी भी कोई भी फ्री ज़ोन निकालेंगे, जैसे यूएई में भी फ्री ज़ोन्स निकालेंगे आप, हुँ, तो वो करते ये हैं कि उन्होंने अपना जो इंटरेस्ट है ना वो प्रोटेक्ट करना होता है। इंटरेस्ट मीन्स अपनी जो लोकल लोग हैं वहाँ के, उनका करना होता है। तो हुँ, इसलिए करते ये हैं कि वो सर्टेन एरिया को एक ज़ोन बना देते हैं और उसका नाम रख देते हैं ये फ्री ज़ोन है। एक्स, वाई, ज़ेड फ्री ज़ोन। इस फ्री ज़ोन के में उस ज़ोन के अंदर जो भी एक्टिविटी होगी, उसके लॉज़ फ़र्क होंगे। उस पे टैक्स नहीं अच्छा, होगा, उसमें ये भी कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से उन्होंने एक छोटे-छोटे टैक्स अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को बाहर से, क्योंकि बाहर से लोगों को भी तो बुलाना है, लोग कैसे आएँगे? अगर हुँ, अपने लोगों का इंटरेस्ट अगर ये इंटैक्ट रखेंगे अपने लोगों का, तो बाहर के लोगों को तो शायद प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए वो ये एक आउटलेट इन्होंने बनाई हुई है और उस बेसिस के ऊपर ये एक सर्टेन एरिया को डिक्लेयर कर देते हैं कि भई ये फ्री ज़ोन है, इसके अपने हुँ, लॉज़ हैं। हुँ, अपनी चीज़ें हैं इसकी। तो वो उससे ये होता ये है कि उसमें बाहर के लोग भी आ जाते हैं और जो अगर लोकल आना चाहें, वो भी आ जाते हैं। तो ये जो लार्जेस्ट फ्री ज़ोन की मैं बात कर रहा था आपसे, तो दुकुम जो है वो मिडल ईस्ट और अफ्रीका का लार्जेस्ट फ्री ज़ोन है, जिसके अंदर जो लॉज़ हैं, वो डिफरेंट हैं। और डिफरेंस क्या है? जैसे मैंने आपको बताया यहाँ वैट नहीं है। क्योंकि इन्होंने अट्रैक्ट करना है। ओमान के अंदर हुँ। वैट है, सलाला के अंदर वैट है, मस्कत के कहीं और जहाँ जाएँगे तो प्रॉपर्टी ये खरीदेंगे वैट कितना है पे करना 5% पड़ेगा। है जितना दुबई में है? 5% है। मैंने खुद सुना दुबई था कि दुबई में प्रॉपर्टी पे वैट नहीं है, प्रॉपर्टी बाइंग पे वैट नहीं है। अच्छा, अगर प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो आपको हुँ, उस पे वैट नहीं है दुबई के अंदर। यहाँ पे मस्कत में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उस पे हुँ, 5% वैट है। जो प्राइस आप दे रहे हैं उसके ऊपर 5% देना है। यहाँ अच्छा। दुकुम में जो 67,000 है वो 67,000 ही हैं। वैट नहीं है उसके ऊपर कोई। और जिस तरह दुबई में डीएलडी फ़ीस होती है, तो यहाँ पे कितनी फ़ीस होगी दुकम में? जी।
दुकुम में है 0.5%, और ये 2 साल में गिर गई है। तो ये पहले 2% थी, फिर ये 0.5 पे लेकर आ गए। मस्कत में 3% है डीएलडी सही है, फीस। डीएलडी मीन्स सही है। दुबई की लैंड डिपार्टमेंट, हाँ, तो यानी कि टाइटलिंग टाइटलिंग। ये एक और अट्रैक्शन है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आपने चीपेस्ट रेजिडेंसी लेनी है तो आप दुकुम में जो है 0.5% जो लैंड ट्रांसफ़र टैक्स जिसको हम यहाँ पे कहते हैं, वो दे के आप ले सकते हैं। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता कि अभी मैंने सुना था कि इनकम टैक्स जो है इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं लोग, या मेरे ख़्याल में इन प्रोसेस है। तो उसके बारे में आपके पास क्या अपडेट्स हैं कि वो कब से इम्प्लीमेंट हो रहा है, कितने % होगा? यार उसके बारे में अभी मेरे पास स्पेसिफिक्स नहीं है, क्योंकि अभी वो डिस्कशन चल ही रहे हैं उनके। लेकिन हुँ, पहले ये था कि $100,000 अगर आप कमाते हैं तो फिर आप पे टैक्स होगा। अब उन्होंने वो इंक्रीज करके $130,000 तक कर दिया है इन्होंने। तो अभी हुँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं ना टैक्सेस को, तो अभी ये आगे पीछे हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, हाँ, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। तो अभी तक 100% नहीं है, लेकिन पहले स्ट्रिक्ट हो गए थे 100,000 तक, अब खोल दिया 130,000, क्योंकि वो आना शुरू हुआ है। टैक्सेस तो आ रहे हैं मिडिल ईस्ट में, इस रीजन के अंदर भी, क्योंकि हुँ, ऑयल तो अब जा रहा है, तो वो तो अब नहीं रोक सकते आप। हाँ, ये कि वो जो परसेंटेज ऑफ टैक्सेस है वो काफी काफी कम होगा, काफी स्वीट होगा। और जब आप इंटरनेशनल कंट्रीज के साथ इसको कंपेयर करेंगे तो आप कहेंगे यार यहाँ पे अभी भी कम है, यहाँ पे अभी भी कम है। तो वो आपको वो करके देंगे, लेकिन टैक्सेस तो आ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता हर जगह पे टैक्सेस आने हुँ। शुरू हो जाएंगे। और एक पॉइंट और अ, ये भी था कि जब हम ये कहते हैं ना कि बड़े बड़े लोग निकल रहे हैं, बड़े बड़े कंट्रीज से, कनाडा से निकल रहे हैं और यूके से निकल रहे हैं और यूएस से, तो अब ये कंट्रीज कोई आराम से तो नहीं बैठेंगे। इनका तो बड़ा हुँ, नुकसान है जब बड़े बड़े लोग वहां से निकलेंगे और ऐसी छोटी छोटी जगहों पे जाके मूव कर जाएंगे। तो टैक्सेस जो हैं वो यहाँ ये लोग पे करते हैं 30%, 40%। उस टैक्स की वजह से यहाँ की इकोनॉमीज चलती हैं। तो जब ये यहाँ से निकलेंगे तो नुकसान होगा इनका। तो ये भी प्रेशराइज कर रहे हैं उन कंट्रीज को कि ये कोई ना कोई टैक्स ऐड करो, कोई ना कोई हुँ, टैक्स ऐड करो। क्योंकि अगर तुम टैक्स ऐड नहीं करोगे तो ऑब्वियसली उनका फाइनेंशियल मसल है वेस्टर्न कंट्रीज का, बैंकिंग सिस्टम्स हैं इनके सारे। तो अगर आप उनके गुड बुक्स में नहीं होंगे तो उन हाँ, कंट्रीज के लिए फिर प्रॉब्लम स्टार्ट स्टार्ट होगी। तो हुँ, लॉजिकल भी बनता है कि वहां पे टैक्स इनको हर सूरत में करना पड़ेगा, सूनर और लेटर। तो लोग हाँ, अगर सोच के आ रहे हैं कि जी मैं तो सारी जिंदगी टैक्स फ्री वहां पे रहूंगा, नहीं। अब आपने ऐसे बात की ना, कुछ लोग कहते हैं हंगरी में चलते हैं, वहां ये कर लेते हैं, कैरिबियन जाते हैं, वहां ये कर लेते हैं। तो प्रोबेबली आपको अपने आप को ना एक ग्लोबल सिटीजन बनाना होगा, और उसमें ये सोचना होगा कि मुझे किस चीज का फायदा कहाँ मिलता है। तो अगर मैं इस चीज का फायदा मुझे यहाँ मिलता है तो मैं इसको ऐसे देखूं, और मैं इस चीज का फायदा मुझे वहां मिलता है तो मैं इसको वैसे देखूं। लेकिन ये सोचना है कि मैं कहीं जाऊं और मुझे सारे फायदे मिल जाएंगे, मैं वहां से आगे जिंदगी में बहुत मुश्किल होगा ये। हुँ। हर कंट्री में आपको हर चीज नहीं नहीं मिलेगी। कहीं तो लाइफस्टाइल कुछ मिलेगा तो टैक्सेस चढ़े हुए होंगे, हाँ, टैक्सेस मिलेंगे तो दूसरे इश्यूज खड़े हुए होंगे। तो वो पिक एंड चूज करना पड़ेगा आपको कि किस चीज के लिए मैं क्यों क्या चीज यूज करूं। राइट। कुछ आइडिया आपको कि कितने % इनकम टैक्स ये इश्यू मतलब इंट्रोड्यूस करने वाले हैं? 5% की बात। हाँ, 5% फिर भी अभी भी बहुत कम है, यानी कि कनाडा में हम क्लोज़ टू 40 टू 50% टैक्स पे करते हैं। ये तो अभी स्टार्ट हुए हैं ना 5% हाँ, से। तो वही है हाँ, ना, आई थिंक स्लोली ग्रेजुअली जब इनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी ना, तो ये आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट चीजें। दुबई में टैक्स तो है ना, सालिक नहीं पे हुँ, करते आप। हाँ, पार्किंग्स इतनी इतनी महंगी पार्किंग्स हैं वहां की, तो वो आप नहीं पे करते क्या? तो ये क्या, बिल्कुल। एज अ सर्विस टैक्स ले लेंगे आपसे वो। हुँ, ऐसी चीजें इंप्लीमेंट करेंगे कि आप कहेंगे यार ये मैं यूज करता हूँ तभी तो पैसे देता हूँ, हाँ, मैं यूज करता हूँ बिल्कुल। तभी तो पैसे देता हूँ। फिर इस तरह से हो जाएगा। वो टैक्स का जो लफ्ज है ना कि डिफॉल्ट में मैंने आपसे पैसे उठा लिए, हुँ, अब जो मर्जी है मैं करूं वो उन पैसों का। हाँ, अब मैं आपसे पैसे लूं स्वीडन में और खर्च करूं लंदन में, क्या फर्क पड़ता हुँ, है आपको? क्या क्या फर्क पड़ता है? प्रॉब्लली उससे ये एक नया मॉडल निकाल रहे हैं कि भाई लोगों को एज अ सर्विस लगे और दुख भी ना हो देते हुए। तो ऑब्वियसली हाँ, टैक्स की नई बातें सोच रहे हैं ना इसके ऊपर कि क्या क्या किस तरह से किया जाए। और राइट। दुबई इज आई थिंक इज अ ट्रेल ब्लेजर ना, वो तो देख रहा है इसको कि मैं क्या कैसे हुँ, इस चीज को एड्रेस कर सकता हूँ। तो ठीक है। ये है अब पॉइंट आप जी। अब आप थोड़ा-सा प्रोजेक्ट्स पे थोड़ा-सा रोशनी डाल दें कि हमने बात कर ली कि भई इम्पोर्टेंस क्या है दुकुम की, क्या हो रहा है, क्या एडवांसमेंट है, कितनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। अब आप अगर कोई एवरेज बंदा देख रहा है यूएस से या कनाडा से या यूके से या इवन ऑस्ट्रेलिया से, तो अगर उसने इस अपॉर्च्युनिटी का फ़ायदा उठाना है तो 67,000 में क्या मिलेगा?
और बिल्कुल, कहाँ मिलेगा? बिल्कुल, ज़बरदस्त। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। राइट। अच्छा, दुकुम में ये एक बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। दुकुम का पहला बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट होगा और इसमें कोई अराउंड 20 बिल्डिंग्स हैं। ये टॉप व्यू है इसका। ये सारे सामने ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, सारी जो नज़र हुँ, आ रही हैं आपको। ये एक बिज़नेस होटल है, फिर कुछ रेज़िडेंशियल यूनिट्स हैं पीछे और फिर कुछ रिटेल एरिया है और कम्युनिटी हॉल है। तो इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो दुकुम में डिप्लॉय होने जा रहा है और ये एक हुँ, प्रोजेक्ट है जो कि मैं आपको उसकी अभी तस्वीर दिखा रहा हूँ, फिर मैं इसकी लोकेशन आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर है। तो इस तरह की वहाँ पे अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, जहाँ पे आपको ये टॉप फ्लोर नज़र आ रहा है 5th वाला, जी, जी, यहाँ पे आपको एक ऑफिस मिल जाएगा, इस टॉप फ्लोर के ऊपर। और ये सारी ग्राउंड राइट, प्लस 5 वाली बिल्डिंग्स हैं, क्योंकि जैसे कि बहुत से लोगों को पता होगा कि ओमान में जो हाई राइज़ बिल्डिंग्स हैं, वो ज़्यादा पसंद नहीं की जाती। हुँ, तो ये ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं, ये ग्राउंड प्लस 5 वाली बिल्डिंग्स हैं सारी की सारी। आप देखें, सारा लो लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है सारा, ठीक हुँ, है? तो इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो डेवलप होने जा रही हैं। ये इनका रिटेल एरिया है, कम्युनिटी सेंटर बना हुआ है, पीछे स्पोर्ट्स हॉल्स वगैरह हैं। ये इनके अपार्टमेंट्स हैं, ग्राउंड प्लस 5 ग्राउंड फ्लोर पे भी अपार्टमेंट्स हैं और टॉप फ्लोर के पे भी अपार्टमेंट्स हैं। रिटेल एरिया इन्होंने अलग किया हुआ है, वो ये वाला रिटेल एरिया है, इस साइड के राइट, ऊपर। तो इस पूरी कम्युनिटी को ना ये एक तरह का लैंडमार्क बनाना चाहते हैं कि जब लोग दुकुम आएंगे, यार तुम कहाँ रहते हो? कहते हैं मैं मेसन स्क्वायर में रहता हूँ। इस प्रोजेक्ट का नाम है मेसन स्क्वायर। तो इसमें ये इंटीग्रेटेड कम्युनिटी है पूरी की पूरी, जो कि स्टैब्लिश करने जा रहे हैं। अब आ जाते हैं इनकी लोकेशन के ऊपर। अम, ये अगर आपको वैसे अगर आइडिया हो गया हो तो मैं ज़रा इस पे आ जाता हूँ, थोड़ा सा पता चल जाएगा, फिर हम उस पे चले जाएंगे। मेसन स्क्वायर डॉट जी। अच्छा, कराची की शार फैसल देखी होगी आपने, जी, जी, बहुत अच्छी तरह याद बहुत अच्छी तरह है। याद है आपको। देखें, एक तरफ है सी पोर्ट, हुँ, पोर्ट ऑफ दुकुम, और एक तरफ है एयरपोर्ट। हुँ, ये प्रोजेक्ट नर्सरी के ऊपर है। अच्छा, समझ गया ना आप कहां पर है फिर ये? राइट इन द हार्ट ऑफ ऑफ दुकुम, राइट। ठीक है? और इस सड़क का नाम है सुल्तान काबूस रोड। और ये कितना इस वक़्त बन चुका है? अभी बिल्कुल 80 इनिशियल फ़ेज़ में 80 है, 80% कंप्लीट हो गया है। 80% कंप्लीट हो गया है? जी अच्छा, जी जी, तो अगर 80% लेट्स से इस साल डिलीवरीज हैं, इस साल डिलीवरी है, इसका इस मतलब साल अगर कोई में डिलीवरी हो जाएगी। बुकिंग करता है अभी, हम्म, तो विदिन 1 ईयर आपको रेज़िडेंसी मिल जाएगी। एब्सोल्युटली, यही तो गेम है इसका। हुँ, ये तो गेम है इसका कि अगर आप लेते हैं तो। अच्छा, तो अब देखने वाले अगर देख रहे हैं उनको एक दफ़ा मैं और रिमाइंड करा दूँ कि अगर आपने चीपेस्ट एंड क्विकेस्ट रेज़िडेंसी लेनी है जीसीसी कंट्री में, तो वो ये अपॉर्च्युनिटी है। $67 विदिन लाइक 1 ईयर आपको रेज़िडेंसी मिल सकती है और उस रेज़िडेंसी के बेस के ऊपर आप पूरे ओमान में कहीं भी रह सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये है इनकी लोकेशन। अब मैं वापस आ जाता हूँ उसके ऊपर, इसके ऊपर। अ, ये इनका है मास्टर प्लान, हुँ, ठीक है? ये रहा एयरपोर्ट, ये रहा सी पोर्ट, ये रहा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के आसपास स्टेडियम्स, हॉस्पिटल्स, ग्रैंड मॉस्क, सिविक डिस्ट्रिक्ट होगा। हुँ, तो एक तरह से आप, टू बी ऑनेस्ट, सदर में जाके प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, हाँ। अच्छा, जिस हमने वक्त तो आपको ये सदर नहीं लग रहा। ऑफ़िस इन्वेस्टमेंट की बात कर ली ना, अब अगर किसी ने लेट्स से सोचना है कि यार मैं ऑफ़िस ही क्यों लूँ? क्योंकि मुझे ऑफ़िस तो यूज़ करना नहीं होगा। हो सकता है मैं अगले 5 साल में अपार्टमेंट को यूज़ कर लूँ या उसको रेंट पे चढ़ा दूँ या जो भी हूँ। तो अगर अपार्टमेंट लेना चाहे तो वो उनकी प्राइस रेंजेस क्या हैं? मैं बता देता हूँ आपको। एक तो हुँ, ये कि ये फ्रंट की जितनी बिल्डिंग्स हैं, ये ऑफिस बिल्डिंग्स हैं सारी, राइट? हुँ, ये सारी। और ये पीछे की 4 जो हैं, ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं। 4, 1 अच्छा, 2 3 4 रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं, ठीक है? इसमें ये वाली बिल्डिंग और ये वाला ऑफिस, ये 2 बिल्डिंग्स इस साल डिलीवर हो रही हैं, इस साल, सही है। राइट? तो इन्होंने 18 बिल्डिंगें अभी और बनानी है। हुँ, डेवलपर क्या कर रहा है? वो ये कर रहा है कि कैनिबलाइज नहीं कर रहा। वो कह रहा है मैं डिमांड एंड सप्लाई के साथ साथ चलूंगा, जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे मैं प्रोजेक्ट आगे लेके जाऊंगा। हाँ, तो ये नहीं कर रहा कि सारी की वो सारी होल्ड रखती 20 है ना। बिल्डिंगें खड़ी कर दी, पता चला आधी बिल्डिंगें खाली हैं। तो ये हाँ, बिल्कुल नहीं कर जो रहा, चाइना में हुआ है इस वक़्त। यहाँ बिल्कुल ये नहीं कर रहा। ये हुँ, बिल्कुल देख देख के चल रहे हैं, दुकुम की स्पीड के साथ, ठीक है? एक पॉइंट मैं आपको और बताऊं, इन्होंने जब लॉन्च किया था ना, तो जब पहली बिल्डिंग लॉन्च की थी वो ये थी। और इनका प्लान ये था कि पहले ये बिल्डिंग तैयार करेंगे और फिर हुँ, आएंगे
रेजिडेंस टावर्स की तरफ। लेकिन जब राइट। ये बिल्डिंग स्टार्ट हो गई तो इनके पास रिक्वायरमेंट आनी शुरू हो गई कि यार कोई अपार्टमेंट्स कहाँ हैं आपके, हुँ, यहाँ तो अपार्टमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये जो भी बन रहा है ना, जो नजर आ रहा है आपको, ये ए ग्रेड बन रहा है सब। ए ग्रेड आप समझ रहे हैं, दुबई क्वालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सब अच्छा। ए ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर है ये, राइट। ये वो नहीं है नीचे 4 दुकानें और ऊपर 8 अपार्टमेंट्स, ये वो नहीं है, नहीं होती वो जो बिल्डिंगें हुँ, होती हैं स्टैंड हुँ, अलोन हुँ, बिल्डिंग्स। ये वो नहीं है, ये तो हाई प्रोफाइल ए ग्रेड ऑफिसेज बन रहे हैं सारे, बैंक्स आएंगे यहाँ पे, इस तरह की चीजें बनेंगी। तो उसमें लोगों ने कहा यार हमें तो यहाँ ए ग्रेड वो नहीं है, अपार्टमेंट्स नहीं है, हमें तो ए ग्रेड अपार्टमेंट्स चाहिए। तो इन्होंने ये बिल्डिंग लेट स्टार्ट की थी, ये वाली, लेकिन ये डिलीवर दोनों एक साथ हो रही हैं, ये भी और ये भी। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि डेवलपर का इतना शदीद फोकस इस चीज के ऊपर है कि वो कहीं भी ओवर सप्लाई ना कर दे, हुँ। इसलिए बिल्कुल किनारे किनारे पे लेके चल रहा है उसको कि जैसी डिमांड आएगी वैसी मैं सप्लाई दूंगा। जो कि अच्छी बात है ना, क्योंकि अभी चाइना में उन्होंने देखा क्या हुआ है, चाइना में उन्होंने मास लेवल पे जो है कंस्ट्रक्शन की है लास्ट 10 ईयर्स के अंदर, अब वो खाली पड़ी हुई हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है रियल एस्टेट का। अच्छा, आ जाते हैं अपार्टमेंट्स की तरफ। यार ये बड़ा अच्छा हुँ, चार्ट है, मेरे ख्याल से समरी है, तो हुँ, लोगों हुँ, को बड़ा आसानी से आइडिया हो जाएगा। ये है अपार्टमेंट्स का चार्ट। मतलब अगर आपको यूएस डॉलर के अंदर एक स्टूडियो चाहिए तो वो हुँ, तकरीबन $78,000 का मिल जाएगा आपको। ठीक ठीक है। है, वन बेड $85,000 का मिल जाएगा, टू बेड $117,000 का मिल जाएगा। और ये मुझे चेक करना पड़ेगा ये ऑफर अभी है या नहीं। नहीं, हुँ, टू बेड जो है वो उन्होंने डिस्काउंट पे लगाया हुआ है। फिर तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है मस्कत की प्राइसेस से। अ, अब इससे तो है ना, जैसे स्टूडियो है वो 96। हुँ, और दूसरा एक और फर्क इसलिए भी नहीं है कि भाई ये तो 2 साल से बिक रहा है ना, हुँ, तो कंटिन्यूअसली प्राइस इंक्रीज हो रही है। अच्छा। तो अगर आप 2 साल पहले खरीदते तो ये आपको और सस्ता मिलता। हुँ, हुँ, अब तो प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। अब ये जो नया डेवलपर जो एली सबूर की हम नहीं बात कर रहे थे, जी, इन्होंने जो जी। लॉन्च किया स्टूडियो वहां पे, वो 95-96,000 डॉलर्स का है हुँ, स्टूडियो। यहाँ का स्टूडियो जो है वो $78,000 का है। राइट, क्योंकि अब इन स्टूडियो तो इनके पास कुछ एक दो रह गए, सही अवेलेबिलिटी है। तो बहुत लिमिटेड है इनके पास। टू बेड्स इनके पास हैं, अगर किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लेना है, 4-5 साल के लिए छोड़ दे, तो इसका जो वो है कैपिटल गेन वो बहुत बहुत हुँ, जबरदस्त होगा। लेकिन इसको हुँ, अभी रेंट पे डालना जो है कुछ अरसे के लिए वो मुश्किल होगा, तो इसीलिए इन्होंने इसके ऊपर ऑफर भी लगाई हुई है। तो राइट, इस तरह के अगर इन्वेस्टर्स हैं जो कि लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं, उसके लिए दुकम बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो ऑडियंस में financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school, because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. अगर किसी को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरा जो ईमेल एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे ईमेल कीजिए, मैं आपको मौसम में से कनेक्ट कर लूँगा और फिर आप डायरेक्ट चाहें तो व्हाट्सएप पे कॉल कर लें या गूगल मीट पे कॉल कर लें, तो हम आपको मज़ीद डिटेल्स जो हैं शेयर कर देंगे। तो मौसम भाई इसको रैप अप करते हैं और काफ़ी इंसाइटफुल है और मेरे ख्याल में इससे चीपेस्ट रेजिडेंसी इस वक्त एक स्टैंडर्ड वाले कंट्री में कहीं नहीं मिल रही पूरी दुनिया के अंदर। तो अगर किसी को एक बैकअप ऑप्शन चाहिए, प्लान बी चाहिए, तो दुकुम इज़ वेरी अट्रैक्टिव और ऑफ कोर्स ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। आप इसको 2 साल में फ्लिप करने का ना सोचें। आपको इसको कम से कम 5 साल के लिए रिटेन करना पड़ेगा। लेकिन उस 5 साल में आपको रेज़िडेंसी मिल रही है, आप वहाँ जाके रह सकते हैं। सर्दियों में अगर आप कनाडा जैसे ठंडे मुल्क में रहते हैं, तो आपको सर्दियाँ जो हैं, यहाँ से अगर आपको एस्केप करना है, तो मस्कत जो है बहुत ज़बरदस्त जगह है वहाँ रहने के लिए। तो ओमान की विदाउट पॉपुलेशन बड़ी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है विंटर्स में। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो गाड़ियां नहीं मिलती ये किराए के ऊपर, हाँ, बिल्कुल रेंटा वो कार नहीं मिलती, 4x4 हाँ, वगैरह नहीं मिलेंगी आपको, एडवांस हुँ, बुकिंग चल रही होगी टू टाइम 3 टाइम, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी बहुत है ना। तो हुँ, ये जर्मन्स
बेल्जियंस, ये ब्रिटिशर्स जितने भी यूरोपियंस हैं, अमेरिकन्स हैं, कैनेडियंस सब आते होंगे बहुत आते हैं, बहुत आते हैं। देखो। तो कोई लास्ट थॉट बिफोर वी रैप अप मुस्लिम भाई? यार बस ये कि अर्ली बर्ड अपॉर्चुनिटी है ये। अर्ली बर्ड जो हाँ। होता है उसमें ऑब्वियसली रिस्क होता है आपका, लेकिन ये कि अगर आप उस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं तो ये कि मैं समझता हूँ कि लोगों को बहुत फायदा होना है। आने वाले हम्म 5 से 10 सालों के अंदर दुकुम की जो ग्रोथ है वो काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि सुल्तान का सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट है पोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सिटी बन रहा है। एक सिटी वो अपने महल के पास बना रहे हैं, सुल्तान हितम हम्म सिटी, और दूसरा जो सिटी उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया है वो तुकुम है। सो और ये फिर ये दोनों भी है ना कि अपॉर्चुनिटीज। ये जो प्राइसेस आपने दिखाई हैं ये रहेंगी नहीं। नहीं तो इंक्रीज हो रही है। हाँ, मैंने तो पुराना इंक्रीज ब्रोशर हो रही है लेकर आया टाइम के था, साथ साथ। हाँ पुराना ब्रोशर रखा था मैंने, ये देखिए। तो ये तो पुराना है, सिर्फ एक हाँ साल पुराना। हाँ, तो वही है ना कि अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़्यादा देर रहती नहीं है। तो अभी अगर जो प्राइसेस हैं वो नेक्स्ट ईयर आपको शायद ना मिलें, तो इस हवाले से प्लीज़ एक्सप्लोर करें और लेट अस नो। अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई मज़ीद गाइडेंस चाहिए तो वी कैन शेयर विद यू। तो थैंक यू वेरी मच वसीम भाई, और हम इस डिस्कशन को रेगुलर रखेंगे। आज हमने डॉक्यूमेंट बात की, नेक्स्ट वीक हम जो है मज़ीद यूएई की जो अदर मार्केट्स हैं, शारजा, उस पे हम बात करेंगे। बहुत बिल्कुल। इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैंने जब उसको स्टडी करना शुरू किया तो मेरे दिमाग में कुछ और चीजें थी सारी उसके बारे में। अच्छा। और जब मेरी और रिसर्च कंप्लीट हुई है तो मेरा दिमाग ही चेंज हो गया था उस मार्केट के बारे तो में। फिर आपने मज़ीद और उस पे डिटेल्स बतानी है कि शारजा में और क्या हो रहा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली ठीक वेरी है। इंटरेस्टिंग अपकमिंग मार्केट, वेरी। ओके, थैंक यू वेरी मच मुज़िम भाई। थैंक यू नेक्स्ट सो वीक मच। दोबारा मिलते हैं।